जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। जीके जीएस का जो पोर्शन आपका प्रीवियस ईयर का चल रहा था, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल 2024 के लिए, उस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज क्लास नंबर 4 आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। कॉपी पेन लेकर के आप बैठिएगा और इत्मीनान से इस क्लास को देखिएगा। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके जीके जीएस का यहाँ पूछा गया है आरपीएफ में, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को गवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, खेल में संगठन FILA किससे संबंधित है? ठीक है, तो FILA किससे संबंधित है? तो ये हो जाता है कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। FILA की स्थापना की बात करूं तो 1912 में होती है और इसी का नाम 2014 में इसका नाम बदला गया और इसको नाम दे दिया गया यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ठीक है, क्या नाम दे दिया गया? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इसका नाम कर दिया गया कब? 2014 में। और इसकी स्थापना कब होती है? 1912 में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका स्विट्जरलैंड में हो जाता है। ठीक है, कहां पर है आपका इसका मुख्यालय? तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसको अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नाम से जाना जाता है, जो कुश्ती को लेकर के अंतरराष्ट्रीय पटल पर नियमों का निर्धारण करती है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश, जब ये क्वेश्चन 2019 में एसआई में पूछा गया था, आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया था, तब उस समय चीन इसका आंसर हुआ करता था। लेकिन वर्तमान की स्थिति में भारत नंबर 1 पर चल रहा है। पहले नंबर पर कपास में कौन है? तो आपका भारत है। और कपास की जो उपजने के यानी कपास के लिए जो सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है वो आपकी काली मिट्टी मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी। इस काली मिट्टी में आपकी जो कपास की खेती है बड़ी अच्छे से की जाती है। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, फॉर्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं, तो उनमें आपका येलो ध्वज जो है या येलो झंडा है, जो पीला झंडा है वो आपको किसके लिए दर्शाता है? तो पीला झंडा आपको क्या बताता है? तो पीला झंडा बताता है खतरा है आगे, धीमा होना चाहिए। ड्राइवर को क्या होना चाहिए? तो धीमा होना चाहिए। तो अलग अलग झंडे अलग अलग उन चीजों को दर्शाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो हरा झंडा, एक होता है आपका हरा झंडा। जो हरा झंडा होता है वो शुरुआत करता है, यानी कि रेस शुरुआत हो सकती है, तो रेस की शुरुआत करने के लिए हरा झंडा दिखाया जाता है। उसके बाद जो पीला झंडा है वो धीमा होने के लिए दिखाया जाता है, तो यानी कि लाल झंडा जो दिखाया जाता है वो यानी कि रेस को अब रोक दिया जाए, रेस को रोक दिया जाए। ठीक है, आगे बहुत ज्यादा खतरा है तो रेस को रोक दिया जाए। तो ये झंडे आपका दिखाते हैं। और एक होता है आपका सफेद झंडा, एक होता है आपका सफेद झंडा। जो सफेद झंडा आपका आखिरी आखिरी राउंड को या आखिरी चक्कर को दिखाता है, या आप लास्ट फेज में पहुंच चुके हैं उसको दिखाता है। तो हरा झंडा शुरुआत बताता है, लाल झंडा रेस को रोक दिया ना जाना चाहिए, सफेद झंडा आखिरी चक्कर को दिखाता है, और आपका पीला झंडा खतरा यानी कि आगे धीमा होना चाहिए। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में अवस्थित है? तो वन्य जीव जो अभ्यारण्य है बोरी, वो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है बोरी? तो मध्य प्रदेश में आपका बोरी अभ्यारण्य पड़ता है। वही मानस की बात करूंगा तो ये आपका असम में पड़ता है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में पड़ता है। बांदीपुर आपका कर्नाटक में पड़ता है। कहां पर? कर्नाटक में। और इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो ओट्टम थेडल हो जाता है। ओट्टम थेडल आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। वहीं पाखुपिला और चेरोकन, जो पाखुपिला और चेरोकन है वो आपके मिजोरम के लोक नृत्य हो जाते हैं। पाखुपिला और आपके चेरोकन ये आपके मिजोरम के लोक नृत्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है? जो सेंधा नमक होता है उसका अपवर्तनांक 1.54 होता है। अपवर्तनांक क्या होता है कि जो प्रकाश है वो किसी माध्यम से किस स्पीड से गुजर सकता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक निकालने के लिए तो निर्वात में प्रकाश की गति और
हम इसका अनुपात निकालते हैं कि उस माध्यम में प्रकाश की गति कितनी है। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की गति। तो माध्यम में प्रकाश की गति से जब हम निर्वात में प्रकाश की गति से भाग देते हैं तो हमको निकल के हमारा जो निकल के आता है अपवर्तनांक निकल के आता है। जो सेंधा नमक का या काले नमक का जो अपवर्तनांक बनता है 1.54 बनता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की गति बटे माध्यम में प्रकाश की गति कितनी है। तो इसको हम भाग दे देते हैं, उसके बाद हमारा अपवर्तनांक निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर आपका कर्नाटक में अवस्थित है। कर्नाटक के हम्पी में ये अवस्थित है। इसकी स्थापना की बात करूं तो विजयनगर के विजयनगर के एक राजा थे जिनका नाम था अभिजय, जिनका नाम था आपका विजय, ठीक है, द्वितीय। तो इन्होंने इसको बनवाया था और ये आपका विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। तो कहां पर है ये? तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे ये आपका विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है। ठीक है, तो इसको बनवाया किसने था? तो विजयनगर के देवराय द्वितीय ने। किसने बनवाया था? तो विजयनगर के देवराय द्वितीय ने इसको बनवाया था। इतना याद रखिएगा, देवराय द्वितीय। ठीक है, विजय द्वितीय नहीं था। कौन था आपका? देवराय द्वितीय था। विजयनगर का शासक था। हम्पी में ये अवस्थित है और हम्पी विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है, जो विजयनगर की राजधानी हुआ करता था। विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय ने इस विरूपाक्ष मंदिर को बनवाया था और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बाराबती स्टेडियम कहां पर है? तो बाराबती स्टेडियम उड़ीसा में अवस्थित है। बाराबती स्टेडियम जो है आपका क्रिकेट और फुटबॉल के लिए बड़ा ही बहुत ही पुराना स्टेडियम है भारत में। ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल के लिए। ठीक है, तो बाराबती स्टेडियम फुटबॉल और आपका किसके लिए अवस्थित है? क्रिकेट के लिए। ठीक है, आपको पता है कि राजस्थान के जयपुर में सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम है। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इकाना या अटल बिहारी वाजपेयी आपका इकाना स्टेडियम जो आपका क्रिकेट के लिए फेमस है वो अवस्थित है। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 9 है। एशियाई खेलों में 2018 में भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या कितनी थी? तो आपकी 69 पदक आप भारत लेकर के आया था। कब लेकर के आया था? 2018 में। ठीक है, तो एशियाई खेलों की 2018 की बात करूं तो ये संस्करण कौन सा था? तो ये संस्करण 18वां था और ये कहां पर हुए थे? तो जकार्ता इंडोनेशिया में ये हुए थे। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में इनका आयोजन किया गया था। वहीं अगर 2022 के 19वें के एशियाई खेलों की बात करूंगा तो इनका जो आयोजन है वो कहां पर हुआ था? तो आपका हांगजू चाइना में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। 2018 के 18वां संस्करण था, जकार्ता में हुआ था। 2022 में 19वां संस्करण था जो हांगजू चाइना में हुआ था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? तो लक्षद्वीप आपका केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी कावारती है। वहीं आपकी पुडुचेरी राजधानी हो जाती है। असम आपका पूर्ण राज्य है। ठीक है, असम क्या है? आपका एक राज्य है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी आपकी पोर्ट ब्लेयर हो जाती है। ठीक है, और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाता है आपका बृहस्पति। ठीक है, अगर मैं सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह की बात करता हूं तो वो आपका बृहस्पति होता है। अगर अवरोही क्रम में लगाने की कोशिश करूं तो बृहस्पति होता है, फिर उसके बाद शनि होता है, शनि के बाद आपका अरुण आता है, अरुण के बाद आपका वरुण आता है, वरुण के बाद आपका आती है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आपका जो आता है वो आता है शुक्र, और शुक्र के बाद आता है मंगल, और मंगल के बाद आता है आपका बुध। तो ये होता है अवरोही क्रम जो आपका आकार के आधार पर है। सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? तो आपका बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो सिडबी का मुख्यालय कहां पर है? सिडबी का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, तो SIDBI, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में हो जाता है। कहां पर है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1990 में की जाती है। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए इस बैंक का सहारा लिया जाता है और इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में
हो जाता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में। आपको पता है मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है, आरबीआई का मुख्यालय है। ठीक है, मुंबई में एसबीआई का भी मुख्यालय आपका मुंबई में पड़ता है। ठीक है, तो मुख्यालय सिडबी का कहां पर है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम हो जाता है नियासिन। ठीक है, विटामिन जो आपकी विटामिन बी वन है उसको आप थायमिन के नाम से जानते हो, विटामिन बी वन को थायमिन के नाम से जानते हो, विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हो, वहीं विटामिन बी थ्री को आप नियासिन के नाम से और बायोटिन को बी सेवन के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन बी वन का थायमिन, बी टू का राइबोफ्लेविन, बी थ्री का नियासिन और बी सेवन का बायोटिन नाम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कुवैत की मुद्रा क्या है? तो कुवैत की मुद्रा कुवैत दिनार हो जाती है, जो दुनिया की सर्वाधिक महंगी मुद्रा है। ठीक है, तो कुवैत की मुद्रा क्या है? कुवैत दिनार। और इसकी अगर राजधानी की बात करूंगा कुवैत की, तो कुवैत सिटी इसकी राजधानी हो जाती है। क्या हो जाती है? तो कुवैत सिटी इसकी राजधानी होने वाली है। ठीक है, तो कुवैत दिनार इसकी मुद्रा हो जाती है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद आपका वैदिक संस्कृत भजनों का एक संग्रह है, इसको ऋग्वेद कहा जाता है। अगर ऋग्वेद की बात करता हूं तो इसमें 10 मंडल हैं। कितने हैं? तो 10 मंडल हैं। 1028 सूक्तों का इसमें संग्रह है और 10,462 इसमें क्या है? तो आप श्लोक कह लीजिए या आप कह लीजिए मंत्र हैं। ठीक है, और इसका जो उद्गात करता है या इसको पाठन करने वाला है, तो इसके पाठनकर्ता को आप होता होता या होत्री के नाम से जानते हैं। होता या इसको होत्री कहा जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 श्लोक या आप मंत्र कह लीजिए, पाठनकर्ता को होता या होत्र के नाम से जाना जाता है। होता या होत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो आपको पता है हरिद्वार शहर आपका गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, हरिद्वार में आपको पता है कुंभ का मेला भी लगता है। तो कुंभ का मेला आपका हरिद्वार में, भारत में 4 जगहों में से एक हरिद्वार में भी कुंभ का मेला लगता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। आगे बात करता हूं तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि थी वो कितनी थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी आपकी 1974 से लेकर के 1979 तक थी। और इसी में एक बड़ा ही फेमस नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। जो पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान है वो आपको पता है कि इसका जो निकालने का काम था वो योजना आयोग ने किया था। किसने किया था? योजना आयोग ने किया था, जिसकी स्थापना 1950 में की जाती है। और इसके जो अध्यक्ष होते थे वो पदेन कौन होते थे? तो पदेन पीएम या प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। और इस योजना आयोग को खत्म किया गया और 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग की जगह आपका नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया गया। किसको इंट्रोड्यूस किया गया? तो नीति आयोग को किया गया, जिसके भी पदेन अध्यक्ष आपके पीएम साहब होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? तो लिबर्टी है, न्याय है, समानता है, लेकिन प्रावधान जैसा कोई शब्द आपकी प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना को उद्देश्य का कहिए तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर मैं प्रस्तावना की बात करता हूं तो इसका जो कह सकते हो, ये प्रस्ताव जो लाए थे तो आपके पंडित नेहरू इस प्रस्ताव को संविधान सभा में लेकर के आए थे। प्रस्तावना की अगर मैं भाषा शैली की बात करता हूं, भाषा शैली आपकी ऑस्ट्रेलिया से ग्रहित है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अगर मैं इसकी संकल्पना की बात करता हूं, यानी कि संकल्पना की बात करता हूं, ये कहां से आपकी संकल्पना ली गई है? तो ये आपकी अमेरिका के संविधान से आपकी प्रस्तावना की संकल्पना को ग्रहित किया गया है। अगर भाषा शैली, ऑस्ट्रेलिया की पंडित नेहरू के द्वारा ये प्रस्तावना पेश की गई थी। ठीक है, तो प्रस्तावना आपकी पंडित नेहरू के द्वारा पेश की गई थी। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। लिबर्टी, न्याय, समानता जैसे शब्द आपकी प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। आगे बात करता हूं, किस वर्ष में हाइडेस्पीच की लड़ाई लड़ी गई थी? हाइडेस्पीच या झेलम या बितस्ता की लड़ाई इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? बितस्ता की लड़ाई। बितस्ता जो आपको पता है, बितस्ता जो नाम था वो आपका पुराना नाम था आपका झेलम नदी का, और इसको यूनान में हाइडेस्पीच के नाम से जाना जाता था। तो ये लड़ाई लड़ी गई थी 326 ईसा पूर्व पोरस
और ये लड़ी गई थी सिकंदर के मध्य, ठीक है, जिसमें पोरस को सिकंदर के द्वारा आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? जो आपका कमल है और आपका जो बैल है वो क्या दर्शाता है? तो वो आपका जन्म को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जन्म को दर्शाता है। अगर मैं वही घोड़ा की बात करता हूं तो घोड़ा आपके ग्रह त्याग को दर्शाता है। किसको? ग्रह त्याग को दर्शाता है, जिसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो घोड़ा आपका ग्रह त्याग को दर्शाता है, लोटस और बुल आपके जन्म को दर्शाते हैं। वहीं आपका जो बोधि वृक्ष है वो आपका किसको दर्शाता है? तो वो आपका ज्ञान को दर्शाता है। ठीक है, इतनी बातें आप इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21। इसमें इनमें से कौन सी एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है? तो इसको कहते हो समावेशी विकास। ठीक है, समावेशी विकास, इंक्लूसिव आप कह सकते हो डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? समावेशी विकास एक ऐसा विकास होता है जो मतलब कह सकते हो देश के सभी तबकों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, देश के सभी वर्गों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करता है, समावेश का काम करता है। अगला क्वेश्चन है 22वां, एफडीआई का विस्तार क्या है? तो एफडीआई होती है आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। और 2023 में सबसे ज्यादा जो निवेश करा था भारत में वो आपका देश था सिंगापुर। तो किस देश से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से। तो सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2023 में भारत को किससे प्राप्त हुआ? सिंगापुर से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किस रूप में जाना जाता है? तो जो पृथ्वी की, जब मैं अगर इस परत की बात करता हूं तो इसको आप क्या कहते हो? इसको आप क्रस्ट के नाम से जानते हो या भूपर्पटी कहते हो। अगर मैं मध्य वाले मंडल की बात करता हूं, ठीक है, मध्य वाले मंडल की बात करता हूं तो इसको ये आपकी क्रस्ट हो जाती है, ये आपका क्या हो जाता है? इसको आप मेंटल, इसको क्या कहते हो? मेंटल या आप प्रवर कहते हो। और अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको कोर के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपका इस पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण जो चारों ओर वायु इस गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधी हुई है, इसको आप वायुमंडल के नाम से जानते हो। ठीक है, तो वायुमंडल के नाम से जानते हो। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत आपकी क्रस्ट कहलाती है, दूसरी परत आपकी मेंटल और तीसरी परत आपकी कोर कहलाती है, जिसे आंतरिक कोर के नाम से भी जाना जाता है। 24वां क्वेश्चन है सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? जो आपका सल्फर है और आवर्त सारणी में इसको सल्फर को 16वां परमाणु क्रमांक मिला हुआ है और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है आपका एस। ठीक है, तो सल्फर का प्रतीक होता है एस और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो 16। आगे बात करते हैं, भारत का विधि आयोग एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। ठीक है, गैर वैधानिक का मतलब होता है कि ये संविधान के अंगेस्ट नहीं है। ठीक है, संविधान के अंगेस्ट नहीं है, लेकिन इसको भारत में जगह मिली हुई है और ये सलाहकारी एक निकाय के रूप में वर्णित किया गया है। आगे बात करता हूं, चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? तो चड्डा कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से बड़ा ही फेमस है आपका उबेर कप। ठीक है, ये भी आपका बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, अगर आगे बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आधिकारिक राज्य भाषा, आधिकारिक यानी कि भाषा नहीं है? तो आपकी बोडो, पंजाबी, असमिया, लेकिन खंडेसी कोई भाषा ये आधिकारिक रूप से जो 8वीं अनुसूची है उसमें वर्णित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 8 में, अनुसूची 8 में भाषाओं का जिक्र है। किसका जिक्र है? तो भाषाओं का। और अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? तो आपकी 22 भाषा इसमें दी हुई हैं। अगर मैं भारतीय संविधान के भाग 17 की बात करता हूं तो भाग 17 में भाषाओं का जिक्र दिया गया है, जो आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुसूची कौन सी है भाषाओं से संबंधित? 8 हो जाएगी। भाग कौन सा है? 17, अनुच्छेद 343 से 351 तक इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, वर्तमान में 22 भाषाओं का जिक्र 8वीं अनुसूची में मिलता है। ठीक है, अगर मूल संविधान की बात की जाए तो उसमें 14 भाषा हुआ करती थी।
इयान जेम्स थोरपे कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो इयान जेम्स थोरपे ये ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े ही तैराक यानी कि तैराक एक स्विमर थे। ठीक है, तो तैराकी से संबंधित इस खेल को माना जाता है। अगर आगे की बात करता हूं तो बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? देखो यहाँ पर बड़ा इसको समझने की कोशिश है कि बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र साप्ताहिक स्टार्ट किया था। कौन सा था ये साप्ताहिक था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है साप्ताहिक। किसने स्टार्ट किया था? न्यू इंडिया। किसने? बिपिन चंद्र पाल ने। लेकिन एनी बेसेंट ने भी न्यू इंडिया एक स्टार्ट किया था, लेकिन वो कौन था? तो वो आपका दैनिक था। ठीक है, क्या था? तो ये आपका न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था वो कौन था? आपका दैनिक था। और साप्ताहिक रूप से बिपिन चंद्र पाल ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो एक ऑप्शन में विपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट नहीं मिलेंगे जहां न्यू इंडिया लिखा होगा। इसके सामने साप्ताहिक और आपका दैनिक लिखा रहेगा। यहां पर आपका साप्ताहिक दैनिक इसलिए नहीं था क्योंकि विपिन चंद्र पाल अकेले थे, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं वंदे मातरम की बात करता हूं तो इनको लिखने वाले, इस समाचार पत्र को लिखने वाले आपके लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। अगर मैं सुधारक की बात करता हूं, ठीक है, तो सुधारक को लिखने वाले आपके कौन थे? तो गणेश आगरकर थे। कौन थे? तो गणेश आगरकर थे, है ना। वही तलवार को लिखने वाली आपको कौन थी? तो मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा के द्वारा तलवार नामक समाचार पत्र निकाला गया था। इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्र का किसके द्वारा? तो विपिन चंद्र पाल के द्वारा। वंदे मातरम लाला लाजपत राय के द्वारा। सुधारक गणेश आगरकर के द्वारा। और तलवार मैडम भीकाजी कामा के द्वारा लिखी गई। उसके बाद अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान किससे कम होगा? तो पीएच मान, अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वो 5.5 से लेकर के 5.7 तक वेरी करता है। ठीक है, तो पीएच मान कितना होता है? 5.5 से लेकर के 5.7 तक होता है। तो ये वाली वैल्यू सबसे सीटेबल लगती है। तो 5.6 पर हम कह सकते हैं कि वो वर्षा कैसी है? अम्लीय वर्षा है। अगर मैं पीएच स्केल की बात करता हूं तो पीएच स्केल को किसके द्वारा दिया गया? तो सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल को दिया गया। ठीक है, पीएच पैमाने को दिया गया था। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है, उसमें जीवन जो है पशु का वो क्या कहलाता है? यानी कि पशु जीवन क्या कहलाता है? तो उसको फौना कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको फौना के नाम से जाना जाता है। अगर ऐसे ही क्षेत्र में दिया हुआ जो वनस्पति जीवन है, वनस्पति जीवन है, तो उसको आप किसके नाम से जानते हो? उसको फ्लोरा के नाम से जानते हो। उसको क्या कहते हो आप? फ्लोरा। ठीक है, तो वनस्पति जीवन को फ्लोरा और जंतु जीवन को फौना के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, असम का राज्य पक्षी क्या है? तो असम का राज्य पक्षी होता है सफेद पंखों वाला, ठीक है, लकड़ी का बतख। ठीक है, सफेद पंखों वाला लकड़ी का बतख इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी आपकी काबुल हो जाती है। ठीक है, 33वां क्वेश्चन हो गया है। मैंने आपसे अभी ये नहीं कहा है कि वीडियो को लाइक करिएगा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, या फिर आप कमेंट करके हमको कुछ बताइएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगता हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी आपकी काबुल हो जाती है। अगर अकरा की बात करूं तो यह आपकी घाना देश की राजधानी है। अकरा, घाना देश की राजधानी क्या है? अकरा। सियोल की बात करता हूं तो दक्षिण कोरिया की राजधानी आपकी सियोल हो जाती है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। वहीं प्राग की बात करता हूं तो चेक गणराज्य की राजधानी आपकी प्राग हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अकरा की राजधानी, घाना की राजधानी अकरा है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। ठीक है, निम्न में से किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के पास वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन वह दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता या स्पष्ट नहीं देख सकता? तो इस कंडीशन को निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? आप निकट दृष्टि दोष के नाम से इस बीमारी को जाना जाता है, जिसको आप मायोपिया के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। इसमें निकट की वस्तुओं को तो आसानी से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख सकता। हाइपरमेट्रोपिया आपका क्या है कि दूर दृष्टि दोष होता है।
दूर दृष्टि दोष को आप क्या कहते हो? दूर दृष्टि दोष को आप हाइपर माइट्रोपिया कहते हो, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो आसानी से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख सकता। ठीक है, मोतियाबिंद क्या होता है कि मोतियाबिंद जो आंखों के लेंस होते हैं उस पर एक सफेद धब्बा होता है, जिसमें जो हमारी नजरें हैं वो कैसी हो जाती हैं? वो धुंधली हो जाती हैं। अगर मैं प्रेस वायोपिया की बात करता हूं तो प्रेस वायोपिया क्या है कि कोई भी इंसान प्रेस वायोपिया से अगर ग्रसित है तो वो चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, यानी कि जो आंखों को एक जगह टिकाने की बात होती है तो वो टिका नहीं पाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को आप प्रेस वायोपिया कहते हैं। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित थे? तो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो मतलब बेकार ऐसा पूछ लिया था कि कुछ भी, है ना। संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य संबंधित है? तो असम से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करता हूं तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी 1828 में किसके द्वारा की जाती है? तो आपकी राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। और इन्हीं के द्वारा 1815 में आत्मीय सभा का भी मतलब गठन किया जाता है। तो आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में किया था। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में कहता है संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो आपकी वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद इसका क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। अगर मैं एच.सी. मुखर्जी की बात करता हूं तो जो एच.सी. मुखर्जी थे वो आपकी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, उप समिति के अध्यक्ष आपकी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष आपके एच.सी. मुखर्जी होते आते हैं। और जेपी कृपलानी जो थे आपकी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष आपके जेबी कृपलानी थे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार उप समिति आपको याद रखना है और अल्पसंख्यक उप समिति आपको याद रखना है। ठीक है, ये उप समितियां थी। जिस अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष आपके जेबी कृपलानी थे, और वहीं वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इतना क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य की एसआई इकाई क्या है? कार्य की एसआई इकाई आपकी जूल हो जाती है। ठीक है, पास्कल आपको पता है कि ये आपकी दाब की इकाई है, न्यूटन आपकी बल की इकाई हो जाती है। ठीक है, अगर हेनरी की बात करूं तो ये आपकी प्रेरकत्व की इकाई हो जाती है। ठीक है, प्रेरकत्व की इकाई हेनरी हो जाती है। इतना इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कैट में बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो बिल्ली में आपके 19 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो आपके 18 जोड़ी आपके कौन होते हैं? तो ये आपके ऑटोसोम होते हैं, और एक जोड़ी आप इसमें आपका ओलोसोम मिलता है, या जिनको सेक्स जीन के नाम से जाना जाता है। अगर मानव की बात करूं तो इसमें 46 या 23 जोड़े आपके मानव में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन पूछने का कुछ तरीका अच्छा नहीं था। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। दूसरी अनुसूची आपको वेतन और भत्तों के बारे में बताती है। ठीक है, दूसरी अनुसूची क्या बताती है कि जितने भी भारत में पदाधिकारी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, है ना, ये तमाम जो पदाधिकारी हैं, ठीक है, उनके वेतन और भत्तों से संबंधित बात अनुसूची 2 नंबर करती है। ठीक है, तीसरी अनुसूची ये आपकी शपथ के बारे में बताती है। ठीक है, तीसरी अनुसूची क्या है? जितने भी आपके पदाधिकारी हैं उनकी शपथ के बारे में कौन बताता है? तो ये आपकी तीसरी अनुसूची बताती है। ठीक है, 10वीं अनुसूची आपको पता है कि दल बदल विरोधी कानून को क्या करती है? लागू करती है, दल बदल से संबंधित है। और पहली अनुसूची आपके पता है कि संघ के राज्यों के बारे में बताती है, संघ के राज्यों के बारे में बताती है पहली अनुसूची। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन था आपका ए। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में हो जाता है। कहां पर हो जाता है? पश्चिम बंगाल में। अगले क्वेश्चन की बात करूं, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो
ऊतक विज्ञान कहलाता है और इसको आप इंग्लिश में हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हो। ठीक है, क्या कहते हो इसको? हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऊतक विज्ञान के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी कहा जाता है। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे आपके ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे आपके? तो ज्ञानी जैल सिंह इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। ये भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे और सिख पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ज्ञानी जैल सिंह ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1986 में जो डाकघर है ना अधिनियम, जो डाकघर संशोधन अधिनियम था, ठीक है, उसको क्या करा था? उस पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। उस पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति आपके ज्ञानी जैल सिंह थे। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र में स्थित है आपकी एलोरा। इनका निर्माण जो कराया था वो आपका राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। और इनकी संख्या की बात करूं तो इनकी संख्या 34 आपको प्राप्त होती है। 34 में ये बटे हुए हैं आपका 17, आपका 12 और आपका 5। ठीक है, 17, 12, 5 में ये बटे हुए हैं। 17 जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। किससे? हिंदू धर्म से। जो 12 गुफाएं हैं वो आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे? बौद्ध धर्म से। और 5 गुफाएं आपकी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो 34 गुफाओं में 17 हिंदू, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित है। ये महाराष्ट्र में अवस्थित हैं जो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 से, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु कितनी है? तो आपको पता है 35 वर्ष आप अगर कंप्लीट करते हैं तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर विधान परिषद के सदस्य बनने की बात करता हूं तो उसके लिए आपको 30 वर्ष हो जाती है। वहीं आपके कितनी हो जाती है? 30 वर्ष। और वहीं अगर मैं राज्यसभा की बात करता हूं तो राज्यसभा के लिए भी आपकी 30 वर्ष होती है। ठीक है, वहीं अगर लोकसभा की बात करता हूं तो लोकसभा में आप 25 वर्ष की कंप्लीट कर लीजिए और आप लोकसभा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो नागालैंड की राजधानी आपकी कोहिमा हो जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ एआरपीएफ में पूछे जाते हैं। तो भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपके नागार्जुन इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है। कौन सा? नागार्जुन। ठीक है, आगे क्वेश्चन 48वां है, डल झील किस शहर में अवस्थित है? जो डल झील है वो आपकी श्रीनगर में अवस्थित है। कहां पर है? श्रीनगर, यानी कि जम्मू कश्मीर में डल झील एक मीठे पानी की झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां, वर्तमान में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? ठीक है, तो ये 19 में पूछा गया था, जबकि वो भी अभी वर्तमान में बने हुए हैं। कौन है? नितिन जयराम गडकरी। इसका क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH3COOH। CH3COOH आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो जाता है। CH3COOH जिसको आप एथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हो। एथेनोइक एसिड भी इसको कहते हो। और ये कहां पाया जाता है आपका? ये पाया जाता है आपका सिरके में। कहां पर पाया जाता है? आपका सिरके में ये पाया जाता है। तो आशा करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे PYQs जो आरपीएफ में पूछे गए हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद।